अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या गिन क्या रहे हैं? मैं गिन रहा था कि हमने कल कितनी डॉट बॉलें कराई, मतलब कितनी हमने डॉट बॉलें खेली हैं, खेली ही नहीं, मतलब क्या किया है हमने कल। सो कल का दिन लिटरली शाम में ऐसा था कि मैं अपने घर वालों से पूछ रहा था और दोस्त मुझसे पूछ रहे थे कि ये दिन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, कुछ हैपनिंग, न्यूज़ी, डिप्रेसिंग ऑल्सो, इट वाज तो बहुत कुछ कल के दिन में हुआ। So, कल हमारे आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर किसी पे थोड़ी थोड़ी एक बात हो जाए। कल हमारे कॉलीग शहीद अरशद शरीफ साहब का एक शानदार जनाजा भी था और उनको भी सुपुर्द खाक किया गया। फिर एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर तो हम तफसील से बात करेंगे ही, लेकिन जिस चीज़ ने मज़ीद दिल तोड़ दिया एज एन अरशद शरीफ साहब का, ऑब्वियसली सबको दुख है, लेकिन कल पाकिस्तान की शिकस्त नहीं, बदतरीन मतलब कहने का मतलब ये है कि कल के पूरे दिन में कोई सेविंग ग्रेस हमें नजर कहीं भी नहीं आ रही थी। और कल वी वर लिटरली प्रेइंग कि दिन खत्म हो जाए, एक नई सुबह और एक नए दिन का कुछ ऐसे ही दिन होते हैं जो कि बड़ी अफसोसनाक किस्म की बात है। लेकिन लेट अस टॉक अबाउट क्रिकेट एंड गेट इट आउट ऑफ द वे, बिकॉज दिल बहुत टूटा है उसकी वजह से भी। देखिए, इंडिया से हार गए, कल जिम्बाब्वे से हार गए, मतलब अब आगे के चांसेस, अगर मुझे नहीं पता आप वैसे हाँ डॉट बॉल ही गिन रहे थे, लेकिन आगे के चांसेस में भी नाउ we have to really win every match and some of the big teams have to lose their matches। मतलब ये इतना कोई एक खिचड़ी कड़मस बन गई है, कॉम्प्लिकेट हो गया। अभी संडे को जो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया का जो मुकाबला होगा, उसके नतीजे पर भी हमारे आगे जाना मुनहसर है। हमारे बॉलर्स ने कल अनडाउटेडली शानदार कारकर्दगी दिखाई, लेकिन हमारा बैटिंग लाइनअप फिर नहीं चल सका। बॉलर्स की यहाँ तारीफ ना करें तो ज्यादती होगी। मतलब वसीम जूनियर, हारिस रऊफ, इवन शादाब खान, एवरीबॉडी वाज एब्सोल्युटली ज़बरदस्त, मतलब कमाल कर दिया। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। आखिरी 17 ओवर में तो हमने कुछ भी रन नहीं बनाने दिए जिम्बाब्वे को। जब उन्होंने शुरू किया था तो दे वर रियली कॉन्फिडेंट। ऐसे टूर्नामेंट्स में जहां नेट रन रेट इतना माने रखता है, वहां हम किस तरह से खेल रहे हैं ये भी आपके सामने है। और तीनों फॉर्मेट्स की बात करें थी, ठीक है, पहले 6 ओवर में हमने अच्छी बॉलिंग नहीं कराई, कोई मैच जीते तो कोई आगे मजीद पहले 6 ओवर हमने अच्छे नहीं कराए, लेकिन उसके बाद हमारे बॉलर्स ने कसर पूरी की और 130 पे कंटेन करना, रिस्ट्रेंट करना, इट वाज गुड इनफ। मेरा ख्याल है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे लिटरली, जब 130 का टारगेट दिया ना 131 का, कि हम कितने ओवर पहले ये बना लेंगे। अब्दुल्ला, आफरीन है आप पे कि आप इस मैच पे भी कोई सिल्वर लाइनिंग ढूंढ रहे हैं, बिकॉज आई एम सॉरी टू से कि सिकंदर वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है क्या? नहीं कर लिया है, उनसे जरा पूछते हैं फिर। मैं बॉलर्स की तारीफ कर रहा था, हुमा को एतराज है इसमें। मुझे एतराज इसलिए है बिकॉज क्या आप तारीफ करेंगे जब डिसमल परफॉर्मेंस सारों की हो, ए टू जी, आई एम सॉरी, बारिंग शान मसूद जिसने थोड़ा सा कोई 30-40 वगैरह बना दिया। यानी सिकंदर आप बताएं, आपने हमें ज्वाइन किया है, कल के मैच के हवाले से क्या आपके एनालिसिस है? यार देखो, कल का जो मैच है उसने शर्मिंदा ही कर दिया। हम तो ये प्लान कर रहे थे कि हम 10 ओवर में या 12 ओवर में इस मैच को खत्म कर दें। उसकी बेसिक वजह ये थी कि जो हमारा रन रेट था वो माइनस में है उस वक्त, कल के मैच शुरू होने से पहले। अभी मैंने आज का अभी तक नहीं देखा, और उसको इंडिया का जो था वो 1.42 था और साउथ अफ्रीका का 5 पॉइंट समथिंग था। तो हमें उनके नज़दीक पहुंचने के लिए अगर पॉइंट्स का चक्कर होता तो हमें ये मैच 10 ओवर में ख़त्म करना था। हम हार गए। अब हमारे पास इसका कुछ जवाब नहीं है। हुमा, आप लोगों के सामने मैं 10,000 दफ़ा कह चुका था कि ये मिडिल ऑर्डर नहीं चलेगी। फिर हमने कहा चलो खिलाओ, बिल्कुल खिलाओ इनको। फिर मैंने बार बार कहा था कि ये देखें, ये बच्चों को आप, ये जो 7 मैच है इंग्लैंड के खिलाफ, आप दोनों ओपनर्स नीचे उतर जाएं और इनको खेलने दें, लेट देम प्रैक्टिस, इनको कॉन्फिडेंस दें। मगर आप लोगों ने वो भी नहीं किया। ये वाहिद टीम होगी दुनिया की जिसमें 3 अनफिट प्लेयर इस वक्त टीम के साथ हैं। शाहीन अनफिट है, फखर अनफिट है और उस्मान कादिर अनफिट है, उनका फ्रैक्चर हुआ है। ये कौन सी टीम है? मैं तो ये सवाल पूछना चाहता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी, सिलेक्टर से, कि 3 अनफिट प्लेयर आप लेकर वर्ल्ड कप में चले गए। अच्छा, क्या ऑप्शन होती है अगर उस्मान कादिर का फ्रैक्चर हुआ है या फखर की अपडेट हम लेंगे? वैसे आज फैजान से अगर हमारा राब्ता हुआ कि फखर की क्या अपडेट है, अगर कोई अनफिट हो तो फिर हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं, हम यहाँ से कोई नया खिलाड़ी उनकी जगह भेज सकते हैं, वापस भेज के उन्हें? नहीं, देखिए, आप भेज तो सकते हैं, मगर वो नया खिलाड़ी जाएगा और वो वहाँ जाकर सेट होगा उस क्लाइमेट में, उस पिचेस के ऊपर। कोई आसान काम तो नहीं है। आप बिल्कुल, आपके पास एक कमेटी होती है, उसको आप बताते हैं कि हमारा एक अनफिट प्लेयर था, हम लेकर आ गए थे उसको, अब हम वो समझते हैं कि नहीं खेलेगा। तो यानी कि देखें, इतनी गलत प्लानिंग की थी। मुझे तो हैरत इस बात की है कि वहाँ पे सकलैन भी हैं, वहाँ पे यूसुफ भी हैं, ये लोग सब क्रिकेटर हैं। रमीज राजा जो हैं चेयरमैन है, पहली दफा कोई बहुत रिसेंट टाइम में, मतलब इट मेक्स यू फील हु वाज कॉलिंग द शॉट्स। अच्छा सिकंदर, मैंने तो बीच बीच में मैच देखा है बिकॉज वो इतना डिप्रेसिंग हो चुका था कि देखा नहीं, लेकिन इज इट राइट
कि नवाज जो है, जो कि एसेंशियली एक बॉलर है, उनसे कोई ओवर नहीं कराया गया और उनको बैटिंग के लिए बीच में भेज दिया। ये फैसला किसका हो सकता है? देखिए, बात दरअसल थी कि नवाज का एक ओवर खराब हुआ था भारत के खिलाफ, तो वो डिप्रेस होगा, वो उसका कॉन्फिडेंस शेक होगा, तो आपने उसको 1-2 ओवर करा देने चाहिए थे ना। बिल्कुल कुछ कराया नहीं और आप बैटिंग की साइड पे उनको बीच में ले आए। नहीं, वो तो खैर चले, बैटिंग तो वो करता है ना, उसके साथ एडिड उसका एडवांटेज है, मगर आपने उसको कराना चाहिए था। ये कप्तानी का बहुत बड़ा फ्लो है ये कि आप जो है इसके अंदर, जब आपका कोई लड़का जिसका कॉन्फिडेंस खराब है तो उसको खिलाकर आप उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देते हैं, मगर आपने नहीं किया उसको, तो आप छोड़ दें। सारा खेल हमारी बैटिंग का है सर, बैटिंग ने हमें लेट डाउन किया, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे थे। हमने तो बाद में ये कह दिया था भाई जो है लेके जाएं, अल्लाह खैर करे, मगर अब एक चीज बस ये रह गई है, इफ एंड बट्स बहुत ज्यादा रह गए। और एक चीज जो वो तो सिकंदर, हम संडे वाला साउथ अफ्रीका इंडिया वाला मैच होगा ना, उसके बाद डिस्कस करेंगे कि हमने कैसे जाना है आगे, पता नहीं जाना भी है कि नहीं जाना। अब्दुल्ला के वो पहले हो गया है। अच्छा, वो पहले, अच्छा मुझे हाँ बताएं। आखिरी में नहीं है, जो उनकी, जो हमारे पड़ोसियों की जो हिस्ट्री है वो यही है कि अगर आखिरी में ये मैच होता तो वो हम 19-20 हो रहे होते, वो हमें निकलवा देते, मगर ये अच्छा है कि 30 तारीख को उनका साउथ अफ्रीका। अच्छा सिकू, मतलब मेरी बात सुने, बाबर अभी कह रहे थे कि हमारे तीनों शोबों में पहले शोबे निकाल के हमारे बॉलर्स ने बहुत जबरदस्त कमबैक किया। मुझे वसीम जूनियर की परफॉर्मेंस देख लें, शादाब की देख लें, हारिस की देख लें, दे वर प्रीटी डिसेंट यस्टरडे। दे वर व्हाट? They were pretty good yesterday. Wasim Junior, Haris, Shadab, all of them. 130 पे आउट कर दिया नसीम ने। और क्या चाहिए था? हाँ, वसीम ने भी 4 आउट कर दिए, उन्होंने आउट बिल्कुल सही किया था। 130 बहुत अच्छा स्कोर पे आउट कर दिया था, जो हमारे को सूट करता है, मगर ये ओवर ये तो 12 ओवर में खत्म होने वाला मैच था। हमने तो हमारा अगर हम ये बैटिंग लाइनअप नहीं चला, हमारा रन रेट नीचे होता तो हम तो फंस गए थे। और हमारा फिर वो स्टाइल वही 1990s वाला है ना, मतलब हमारा स्ट्राइक रेट देख लें हमारे बल्लेबाजों का, हमारी डॉट बॉलें आप देख लें, उस पे कुछ कमेंट है आपका? 1990 में अच्छे लड़कों को लेके जाया जाता था, लड़कों का नाम होता था, वो प्लेयर होते थे। यहाँ तो हम हर एक को पहले ही मार्क किया हुआ था कि ये लोग नहीं कर सकेंगे, मगर ये तो हमारी सिलेक्शन की गलती है। और हमारे जो क्रिकेटिंग चेयरमैन है वो तो ये कह रहे थे कि नहीं, ये टीम जीत के आएगी, ये सबसे अच्छी टीम है, ये वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम है। हमारे पास वैसे ऑप्शन भी और क्या है। बहुत शुक्रिया आपका, अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। और ये कभी के दिन बड़े हुमा कभी की रातें, मतलब यही जोड़ी थी ना जो दुनिया की नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी थी। मैं ये नहीं कह रहा कि अभी इनकी बुरी परफॉर्मेंस को किसी तरह जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन ये दुनिया की नंबर 1 जोड़ी थी / है। मतलब अभी इट इज़ नॉट वर्किंग आउट, तो बाकी भी कोई फिर वर्कआउट नहीं कर पा रहा। अच्छा, ये चलें, एक चीज़ हुई, अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, क्योंकि कल इतना हैपनिंग डे था जिस तरह कि हमने आपको बताया, तो लिहाजा लेट अस मूव ऑन। और एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है, देखिए हमें तो 12-13 साल ही हुए हैं सहाफत में, लेकिन हमारे लिए भी बिल्कुल अजंबे की बात थी। वी वर ऑल शॉक्ड। और जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट जिनका 30-40 साल का तजर्बा है, वो भी हैरान थे। उन्होंने भी ऐसा होता को नहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा जी, शुरू करते हैं। और आपको पहले तो बता दें कि मुल्की सियासत में बढ़ती तलखियों, बेबुनियाद और झूठे इल्जामात, उल्टे सीधे अलकाबात और मन घड़त बयानियों के खिलाफ आखिरकार कल अफवाज पाकिस्तान जो है उसको खुद आकर असल तस्वीर कौम के सामने रखना पड़ी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने कोई लगी लिपटी रखे बगैर खुलकर सहाफ़ी अरशद शरीफ की मौत और साइफर के मुतालिक प्रोपेगेंडे पर हकायक से पर्दा उठाया। अच्छा जी, इस मौके में ना सिर्फ DGISPR ने ये हकायक बयान किए और आपके सामने ही है जो कुछ उन्होंने कहा, इसके अलावा सबसे अहम बयानात आए DGI की तरफ से, DGISI की तरफ से, और उन्होंने भी बहुत से मामलात पे रोशनी डाली और हक़ाइक़ से पर्दा उठाया। अहम जुमला इन्होंने कहा कि कौम ने जो जिम्मेदारी मेरे पे डाली है, मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैं बहुत से राज़ों को अपने सीने में लिए कब्र में चला जाऊँ, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं इन राज़ों पर से पर्दा उठाऊँगा। सो दिस मे नॉट बी द एंड ऑफ इट। इसी पे हम बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, एक तासुर ये है कि कल इमरान खान के बयानिए के गुब्बारे में से हवा निकली और हवा निकलने से आगे का एक स्टेप हो गया, लेकिन एक तासुर ये भी है जो इमरान खान की कल्ट सपोर्ट है या उनका बयानिया बनाने और उसको तरवीज देने वाले यूट्यूबर्स या सहाफ़ी जो हैं वो कहते हैं कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे तो इमरान खान का बयानिया और मजबूत हुआ है। आपको लगता है कि कल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इमरान खान का झूठा बयानिया जो अब इस्टेब्लिश हो गया है उसके कोई डेंट पड़ेगा? ये एक काफ़ी मुश्किल सा सवाल है। उसकी वजह यह है कि अब हमारे मुल्क में जो
सियासी इख्तलाफ है, ये सियासी इख्तलाफ सियासी दुश्मनी में और इंतकाम में बदल चुका है। और बहुत से लोग जो हैं वो मैंने देखा है कि अच्छे भले समझदार लोग जो हैं, जब उनके पास कोई दलील और लॉजिक ख़त्म हो जाती है तो फिर भी वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं। तो दो तरह के लोग हैं हमारी सोसाइटी में, जो पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं, उनको जब हक़ाइक़ का पता चलता है तो वो अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पे सियासी इख्तलाफ जो है वो ज़ाती दुश्मनी और कबायली इंतकाम में तब्दील हो जाता है, तो वहाँ पे लोग फिर अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं। तो जो ज़्यादातर हमारी इस वक्त सोसाइटी में जो इस वक्त रुझान है वो ये है कि लॉजिक और जो दलील है उसकी बुनियाद पर आप कन्विंस होने से इनकार कर देते हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है इसी से जुड़ा। हामिद मीर साहब, अरशद शरीफ साहब की बात कर लें, ही वाज अ वेरी लॉजिकल सहाफ़ी, यही उनके बारे में इंप्रेशन है कि वो डॉक्यूमेंट्स को बड़ी अहमियत देते थे। वो फिर जिस प्रोपेगेंडा मुहिम का हिस्सा बने और ARY का कल बारहा नाम लिया DG ISPR ने कि स्पिन डॉक्टर का किरदार अदा किया, झूठ फीड किया इस कौम को, जहन साजी की, तो ऐसे लोग क्यों फिर इस मुहिम में इस्तेमाल होते हैं? लेकिन साथ ही साथ आप ये भी देखें ना, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में DG ISPR ने और DG ISI ने अरशद शरीफ साहब की जो सहाफ़ती खिदमात है उनको खराज तहसीन पेश किया। हम सब उसके मोतरफ हैं। उनके जनाजे में जो है वो अफवाज पाकिस्तान के एक मेजर जनरल और एक ब्रिगेडियर और एक कर्नल साहब ने शिरकत की। तो ये उनका एक मौक़िफ़ है, क्योंकि अगर ARY ने अगर कोई किरदार अदा किया है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और जो बातें कल कही गई हैं तो साफ सी बात है, मेरे लिए तो उसमें कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि हम तो ये बातें जो है पिछले 5-6 महीने से कह रहे थे कि जो साइफर है उसकी असल हकीकत कुछ और है। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो बार बार कहते थे कि न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है और आपको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, तो फिर उन्होंने अपनी न्यूट्रलिटी ख़त्म कर दी है। तो वो उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फिर अब हम सच को सामने लेके आएंगे। तो लेकिन इसमें ये आप चीज़ को ज़हन में रखें कि ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या DG ISI जो है वो इस तरह पॉलिटिकल इश्यूज पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जैसा कि कल रात को इमरान खान साहब ने अपने इंटरव्यू में ये एक नुक्ता उठाया है। तो इसका मेरा ख्याल है कि जवाब जो है वो राना सनाउल्लाह साहब ने दे दिया था कि जी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ये प्राइम मिनिस्टर जो है उनकी इजाज़त से हुई है। तो क्योंकि अफवाज पाकिस्तान जो है वो आर्टिकल 243 के तहत वफाकी हुकूमत का मतहत अदारा है, तो अगर वफाकी हुकूमत जो है वो उनको इजाज़त देती है तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और इससे पहले शायद आपको याद हो कि एक DG ISI थे जनरल नवीद मुख्तार साहब, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की थी, लेकिन एक पब्लिक फोरम पे यानी कि एक सेमिनार में उन्होंने एक तकरीर जरूर की थी, लेकिन वो तकरीर थी जो वो इस तरह इन इशूज़ पर तकरीर नहीं थी। अब इसमें मेरा ख्याल है कि ये नागुज़ीर इसलिए था कि कुछ इश्यूज पे इमरान खान साहब जो हैं वो एक पोजीशन ले रहे थे, और जवाब में जब हुकूमत के वज़रा जो हैं वो अपना मौक़िफ़ बयान करते थे तो उस मौक़िफ़ की इतनी अहमियत नहीं थी, क्योंकि वो कुछ चीज़ों के ऐनी शाहिद नहीं थे। तो क्योंकि DG ISI जनरल नवीद मुख्तार साहब कुछ मामलात के ऐनी शाहिद थे, जैसा कि उन्होंने कल भी ये बताया कि मेरे सामने इमरान खान साहब ने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए तौसीक़ की पेशकश की थी। तो यकीनन ये मेरे लिए तो खबर नहीं थी, क्योंकि मैं तो ये बात पहले भी बता चुका हूँ और भी बहुत से हमारे साथी दोस्त बता चुके हैं, लेकिन ये पब्लिक के लिए ये इसलिए बड़ी अहम थी कि ये एक ऐसे शख्स की जुबान से वो बात सुन रहे थे जो कि उस मौके पर मौजूद था। फिर एक और बात जो उन्होंने की, बड़े एहतियात से उन्होंने बात की कि मेरा इंटरव्यू किया गया तो मुझसे पूछा गया कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैंने बताया जी कि इकॉनमी सबसे बड़ा मसला है। तो मुझे कहा गया कि नहीं, इकॉनमी मसला नहीं है, इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ऑपोजिशन है। तो उन्होंने नाम तो नहीं लिया कि इंटरव्यू उनका कौन ले रहा था, लेकिन ये बात हमें पता है और ये बात हम पहले बता चुके हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने न सिर्फ ये कि DG ISI को बल्कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी ये कहा था कि आप ऑपोजिशन को अंदर करें, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है ये ऑपोजिशन है, इन चोरों को इन डाकुओं को अंदर करें। तो उनको बताया गया कि जी ये हमारा मैंडेट नहीं, हम किस तरह अंदर करें। और जब आर्मी चीफ को ये कहा गया कि आप इनको अंदर करें, तो उन्होंने कहा तो फिर मैं एक ही सूरत में अंदर कर सकता हूँ कि जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं इस कुर्सी पे मुझे होना चाहिए, हाँ फिर मैं अंदर कर सकता हूँ।
जी मीर साहब, अब आज लॉन्ग मार्च का ऐलान भी है, आज 11:30 बजे से यही कहा जा रहा है कि लिबर्टी चौक से शुरू होगी। अब इतना कुछ हो गया, बीच में फ़ौज को भी आना पड़ा और बहुत सी वजाहतें जो इत्तेहादी हुकूमत को शायद कर देनी चाहिए थी, क्लैरिटी, वो नहीं कर सके। फ़ौज को आके खुद ही अपनी क्लैरिटी देनी पड़ी और फिर आपको पता ही है वापस PTI की तरफ से जवाब भी आया। आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं, क्या होगा, ख़ास तौर पर ये मार्च किस तरह आगे जाएगी? मुझे लगता है मार्च में तो काफी लोग आएंगे और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो इस वक्त जो हुकूमत है जिसके सरबराह जो हैं शहबाज शरीफ साहब हैं, ये हुकूमत दरअसल इमरान खान साहब का जो एक सियासी बयानिया था, जो कि खुद ये बार बार कहते हैं कि उनके बयानिए की इमारत जो है वो झूठ पे खड़ी थी, तो ये उस बयानिए को डिमोलिश करने में या उसका जवाब देने में ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि जब इधर मरकज में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए और पंजाब में उन्होंने अपने ही बेटे हमजा शहबाज को वज़ीर आला बना दिया, तो उससे इनका बयानिया कमज़ोर हो गया और इमरान खान साहब का बयानिया मजबूत हो गया कि वो कहते थे कि जी ये तो चंद खानदान जो हैं वो उन्हीं के अंदर सियासत घूमती है। फिर वो हमजा शहबाज साहब हट गए, तो वो जो नई हुकूमत आई थी वो पंजाब में हमजा शहबाज को बचाने में अपनी एनर्जी खर्च करती रही और इमरान खान साहब के सियासी बयानिया का जवाब देने की उनको फुर्सत ही नहीं थी। तो अब जब इमरान खान साहब का जो सियासी बयानिया है वो बहुत मजबूत हो गया, तो फिर जो फौजी क़यादत है उसको सामने आना पड़ा है। तो इस वक्त भी आप देखें ना, रोज रोज तो DGISI प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, तो इस वक्त भी आप देख लें कि जो इस वक्त जो हुकूमत है, इस हुकूमत के वज़ीर दाखिला साहब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वज़ीर दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वज़ीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लेकिन वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही होती है, उसकी कोई इतनी अहमियत नहीं होती। अहमियत तो आप देखें कि उसी बात की है ना जो कि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आई है। तो ये शहबाज शरीफ साहब को देखना चाहिए कि अगर इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, उनको ललकार रहे हैं, तो वो तो गैर मुल्की दौरों पर जा रहे हैं। तो इसको ये भी कल सवाल किया गया था DGISI को, DGISPR को, तो क्या ये मुनासिब वक्त है कि जब इमरान खान साहब इस्लामाबाद के घेराव के लिए आज चल पड़ेंगे लाहौर से, तो शहबाज शरीफ साहब रूस, चीन, जापान के दौरों में मसरूफ होंगे, तो जब चीफ एग्जेक्टिव ही यहाँ पे मौजूद नहीं होगा, हुकूमत का सरबराह ही मौजूद नहीं होगा, तो गुजरा जो हैं वो उनमें कितनी हिम्मत होगी और कितना हौसला होगा और कितना सब्र होगा। तो ये देखना चाहिए कि कितनी दफ़ा DGISPR और DGISI इस हुकूमत का जो मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट करने के लिए आएंगे। इस हुकूमत को खुद भी कुछ करना चाहिए और अपने बयानिए में खुद भी कुछ जोर पैदा करना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि अब कितनी दफ़ा DGISPR या DGISI आएंगे। DGISI तो कल ये कह भी चुके हैं, उनसे पूछा भी गया, उन्होंने कहा जी ये नहीं होगा दोबारा प्रॉब्ली अनलेस एंड अनटिल के बहुत ही कोई तो ये शायद बड़ी अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ थी। इस पे मजीद हम बात करेंगे। जी कल की अहम डेवलपमेंट्स, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद इमरान खान साहब के मुख्तलिफ जवाबात एक इंटरव्यू की सूरत में आए और आज का लॉन्ग मार्च। ऑफ कोर्स बहुत से अभी भी सवाल हैं हमारे पास। सीनियर तजियाकार आसमा शिराजी ने हमें ज्वाइन किया। आसमा, कल हमने एक तारीखी ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, DGISPR और सरबराह ISI खुद आए और बहुत कुछ कह दिया, बड़ी अनप्रेसिडेंटेड किस्म की ये बातें थी। और फिर तहरीक इंसाफ वाले भी आए और सब कुछ रद्द कर दिया उन्होंने। साइफर और साजिश तक को झूठ मानने को उन्होंने कह दिया कि ये बिल्कुल सब कुछ झूठ बोला गया है जो भी पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। तो इनके बयानिए को तो कोई नुकसान ना हुआ। आज मार्च भी है, देखते हैं कितने लोग आएंगे, किस तरह चलता है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, जो भी नुकसान तो बयानिए को हुआ है। अगर आप देखें कि जो प्रेस ब्रीफिंग थी, एक अनप्रेसिडेंटेड प्रेस ब्रीफिंग है। मुझे नहीं याद पड़ता अगर कोई बता सके कि पाकिस्तान की तारीख़ में कभी जो पाकिस्तान की प्रीमियर खुफिया एजेंसी है उसका सरबराह टेलीविज़न पे आया हो, सहाफ़ियों के सामने उसने प्रेस ब्रीफिंग और उसमें जवाबात जो हैं वो दिए हों। तो ये एक बहुत करीजियस और एक बिल्कुल डिफरेंट काम था। यानी कि इसके लिए एजेंसी और इदारे के अंदर एक पूरा डिस्कोर्स हुआ है जो हमारी इत्तला भी है, जिसके बाद ये फ़ैसला किया गया कि आप लोगों को बात करें और उस पर खुल के बात करें। DGISPR ने भी इसके ऊपर बात की, DGI ने भी बात की। हकीकी आज़ादी, मसलन ये क्या हकीकी आज़ादी है मुझे बताइए। आप खुद IMF के साथ डील करके गए हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें
लिख के दी हैं। उसके बाद भी ऐसी सिचुएशन हुई है। अभी जब सदर बाइडेन ने स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान के हवाले से और न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, तो उसके ऊपर पाकिस्तान की हुकूमत ने फिर डिमाश किया, फिर उस सफ़ीर को बुलाया, तलब किया और उसके ऊपर माजरत की है अमेरिका ने। तो इसका मतलब ये है कि सफारती तरीके से एक तरीक़ाकार मौजूद है जो कि सजेस्ट किया गया, और ख़ुद शाह महमूद कुरैशी साहब ने तस्लीम किया कि इसके ऊपर बात हुई थी और ये तय हुआ था कि डीमार्च करना है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बयानिया PTI के बयानिए को बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब लॉन्ग मार्च में वो हकीकी आज़ादी का नारा जब सामने आएगा तो देखा जाएगा कि लोगों पे कितना असर जो है वो है कि अब मतलब वही लोग इस बयानी का साथ दे रहे हैं जिन्हें अनलेस शायद कोई मुआवजा भी हो जाए तो उन्हें यकीन ना आए। अदरवाइज़ बहुत से लोगों को समझ में आ गई ये बात कि क्या होता रहा है। एक सिल्वर लाइनिंग कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखी जिसमें बारहा ये कहा गया, एक सवाल भी पूछा गया कि ये सिर्फ अफराद की हद तक है पॉलिसी या फिर ये इदारे की पॉलिसी है कि सियासी मुदाखलत नहीं होगी। लेकिन आसमा हमने पहले भी देखा है कि ISI का सियासी सेल बंद हो गया, ये सुर्खियाँ छपती रही हैं अखबारों में। इस मरतबा आपको क्या लगता है, वाकई एक नए दौर का आगाज़ होगा? आइन पसंद जो लोग हैं उनके लिए ये बात ही बहुत अहम है कि ज़िंदगी में, तारीख़ में पाकिस्तान की पहली बार DG ISI ने टेलीविज़न पे आके और पाक फ़ौज के तर्जुमान ने TV पे बैठ के ये बात कही है कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं होगा, और इदारे ने फ़ैसला किया है। और मैंने तो इस बारे में लिखा भी था बहुत पहले, और अब मेरी खबर दुरुस्त भी साबित हो गई कि इदारे का ये फ़ैसला था कि 15-20 साल की जो आगे की आपकी एक पूरी जनरेशन जो कि चीफ़ बनेगी, जो सरबराह बनेगी, वो उसने फ़ैसला किया फॉर्मेशन कमांडर्स के अंदर बैठ के घंटों की डिस्कशन के बाद कि अब हम जो है वो सियासत में किरदार हमारा कोई नहीं होगा। अच्छी बात है कि इदारा ये समझ रहा है, वो ये चाह रहा है कि ये जमहूरी क़ुव्वतें अपनी स्पेस लें। इसके साथ साथ हुकूमत जो है उसको अब अपना, या सियासी क़ुव्वतों को अपना किरदार अदा ज़रूर करना पड़ेगा, सहाफ़ियों को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा कि लोगों को सच बताएं, उनके ऊपर चेक रखें। जहाँ तक इस बात की ताल्लुक़ है कि नाकामी जो है वो उसको, और कामयाबी जो है वो हुकूमत की या सियासी लोगों की जाएगी, ये सबसे बड़ी कामयाबी सियासी क़ुव्वतों की है कि फ़ौज ने अपने आप को सियासत से अलग किया है। तो मेरा ख्याल है कि ये खुशाइंद बात है, ये तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए भी खुशाइंद है, क्योंकि अब जब इलेक्शन होगा और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और होना चाहिए और उम्मीद है कि होगा, तो फिर उसके अंदर तहरीक-ए-इंसाफ़ को भी उसका जो ड्यू हिस्सा है वो मिल सकेगा। खुशाइन तो सर्टनली है, होपफुली ऐसा ही रहे जैसा कहा जा रहा है। लॉट रिमेन्स टू बी सीन कि आज मार्च में क्या होगा। मुंह पे नमक दोबारा छिड़केंगे हम सब मिलके एक दूसरे के, और कल के मैच में हमारी बेहतरीन परफॉर्मेंस को हम याद करेंगे, बात करेंगे। हम जरूर करेंगे, मतलब हम अकेले ही क्यों करें, आप लोगों के साथ मिलके करेंगे। और हमें जॉइन किया, बिल्कुल, वी आर ऑल इन दिस टुगेदर। साबिक कप्तान कौमी टीम मोइन खान साहब हमारे साथ है। मोइन खान साहब, चले लेट्स गेट टू द पॉइंट। अगर आपसे पूछा जाए कि पाकिस्तान को जिम्बाब्वे के हाथों शिकस्त का कोई एक जिम्मेदार, तो आपकी नज़र में कौन है? एक जिम्मेदार कहना मुश्किल है, ये टीम गेम है, मेरा नहीं ख्याल है कि इंटेंट पाकिस्तान टीम का अच्छा था। अगेन वही चीज़ हमें नज़र आई जो हम लैक कर रहे थे। आपको पता है कि आप किन कंडीशंस में खेलने जा रहे हो, आपको पता है बाउंस होनी है यहाँ पे बॉल, कोई वर्टिकल शॉट्स हमने नहीं देखे, कोई भी ऐसे ना हॉरिजॉन्टल शॉट्स देखे जहाँ पे कट की ज़रूरत होती है, कट किसी ने नहीं मारा, सिंगल लेने की ज़रूरत है, स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रही। आई थिंक इट्स ओवरऑल मैं कहूँगा कि पूरी कोलैप्स हुई है, पाकिस्तान की बैटिंग एक्सपोज हुई है। जो हम कहते थे जी रेगुलरली कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा है बैटिंग लाइनअप, लेकिन इस बैटिंग लाइनअप को चाहिए कि इतना 131 रन, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल कोई यहाँ पे कहना चाहिए कि बिल्कुल फ्लैट हो गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो बैटिंग थी, और यहाँ एक्सपोज हुई है तमाम बैटिंग। आई थिंक अगर क्वेश्चन बनता है तो सिर्फ सिलेक्शन कमेटी से बनता है। अच्छा, अब ये बताएं कि पाकिस्तान को आगे कैसे जाना होगा, ये तो इफ्स एंड बट्स पे मामला आ गया है। अगर हम इस टीम को विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो हम कोई तब्दीली करें इसमें, या बस जो है उसी को आगे खिलाएं? यहाँ पे सजेस्ट करूँगा पूरी कौम के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो भी अहदेदार हैं तमाम अपने अपने मुसल्ले निकाल लें। इसके अलावा इस वक्त नज़र नहीं आता, 92 में भी ऐसे ही हुआ था कि बहुत नीचे से टीम उठ के आई थी। तो लेकिन अगेन एट द एंड मैं ज़रूर कहूँगा पाकिस्तान टीम को सजेस्ट करूँ, डोंट लूज़ होप, आप कम बैक कर सकते हैं।
कुछ भी ऐसी सिनेरियो बन सकता है कि आप कम बैक कर सकते हैं। एटलीस्ट आपका इंटेंट ऐसा नज़र आना चाहिए कि आप इस टूर्नामेंट के अंदर कम बैक करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त दिल टूट चुके हैं हमारे तमाम जो क्रिकेट फॉलोअर्स हैं उनके, इस स्पेशली हार के साथ जो जिम्बाब्वे के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बैटिंग ने जो बैटिंग डिस्प्ले किया है। हाँ, इंटेंट नजर आना चाहिए। जैसे बहुत शुक्रिया आपका मोइन भाई। कल जिम्बाब्वे के प्लेयर्स को आप देखिए, उनमें ऐसा लग रहा था कि दे आर हंग्री फॉर दिस विन। यस दे वर, और हमें देख के तो बहुत सी और चीज़ें भी दिमाग में आ रही हैं। बट एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जब हम टीम एफर्ट से जीतते हैं ना, मोइन खान साहब से मैं कही थी किसी एक किरदार को बता दें जिसकी वजह से हारे हैं, टीम एफर्ट से हारे भी हैं। हाँ? तो वो सेम टू सेम। तो ये तो बाबर भी आपको पहले कह चुके हैं। खैर, अभी हम इसी पे बात कर लेते हैं मजीद। आकिब भाई भी हमारे साथ हैं। थैंक यू आकिब भाई। आकिब भाई, अब सबकी बात हो रही है तो आपकी राय लेना भी ज़रूरी है। मुसलसल हमारी बैटिंग मायूस कर रही है, ख़ास तौर पर हैदर अली जो कल गोल्डन डक पे आउट हुए, और इस बैटिंग लाइनअप के साथ आपको लगता है कि हम जनूबी अफ्रीका या बांग्लादेश को हरा पाएंगे? देखिए, अभी कल जब हमारी बात हो रही थी इस मैच से पहले तो क्या चेंजेस आनी चाहिए, तो उसमें हमारी यही बात हो रही थी कि आप जो है आसिफ अली को 7 नंबर पे रखें, क्योंकि देखिए हैदर अली या तो हमने उसको पीएसएल में ओपन करते हुए देखा है या पाकिस्तान से भी खेले तो ऊपर ओपन करते हैं या वन डाउन भी कम ही देखा है उनको, ऊपर जाते हैं दायरे में इधर उधर हिटे मारते हैं, वो बाउंड्रीज दायरा होता क्लियर हो जाता है। ये जो मिडिल ऑर्डर की बैटिंग है ये बहुत मैच्योर लोगों का काम है, तो ये गलती उन्होंने कर दी कि आसिफ अली को 7 नंबर पे लाते तो ये मैच आप फिर भी जीत जाते, क्योंकि उस नंबर के ऊपर किसी ओपनर को भेज देना और उस प्रेशर को अब्सॉर्ब करना और लाइन क्रॉस करना, जो मैच जीतना है ये सिर्फ उन्हीं को आता है जिन्होंने ओवर द ईयर्स उस नंबर के ऊपर बैटिंग की हो। ये गलती जरूर है कि आसिफ अली को आज 7 नंबर पे बैटिंग करनी चाहिए, तो हैदर का कोई नहीं बनता कि आप उनको ला के 4-5 नंबर 5 नंबर पे बैटिंग पे भेज दें। अच्छा चलिए, ये तो हो गया। शाहीन का बहुत इंतज़ार था, शाहीन की बॉलिंग भी आपने ऑब्वियसली देखी कि आपको लग रहा था कि वो बिल्कुल फिट हो गए और शायद रिदम पकड़ने में उनको टाइम लग रहा है, या फिर उनकी फिटनेस जो है अभी डाउटफुल है थोड़ी सी? मैंने एक बात की थी शुरू में तो सब कह रहे थे कि देखिए जी आकिब क्या कह रहा है कि उसको वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए। मैं इसी डर से कह रहा था कि इस जैसी फिटनेस के साथ शाहीन को नहीं खेलना चाहिए, और पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है उनको भी सोचना चाहिए। एक यंगस्टर होता है, वो खेलना चाहता है, कोशिश करना चाहता है, बट देयर इज सम नॉर्म्स और आपकी जो टीम की स्टैंडर्ड्स है कि अगर आप 100% फिट नहीं है तो चाहे आप कोई भी आप नहीं खेल सकते। तो ये अब फिर क्वेश्चन मार्क है कि क्या जो आगे जाके साउथ अफ्रीका का क्रूशियल मैच है वो आपका क्वार्टर फाइनल है। देखिए, आज हार जाने से एक जरूर चीज हुई है कि अब साउथ अफ्रीका को जो है वो दोनों से हार जाए, इंडिया से भी और पाकिस्तान से, तो फिर वो बाहर होते हैं। लेकिन अभी भी अगर पाकिस्तान अपना मैच जीतता है और इंडिया साउथ अफ्रीका से जीत जाता है तो पाकिस्तान फिर भी क्वालिफाई कर जाएगा। बट क्वालिफाई करने की या ना करने की बात नहीं, आपकी एक मैनेजमेंट है, उसके डिसीजंस है, आपका एक कैप्टन है, उसकी एक सोच है। आपने जिद लगा ली है कि जी मैंने नीचे नहीं आना। अगर आप ऊपर कर दें किसी प्लेयर को और नीचे आ जाए आप 4 नंबर पे बाबर आजम, तो जिस तरह के ये छोटे मैचेस हैं, स्कोर वाले हैं 150 140, तो ये तो इजीली अपनी वो टेक्निकल बैटिंग से मैच को वो जीत जाएंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आकिब भाई। वैसे ओवरऑल जो भी हुआ, जिम्बाब्वे ने जाली मिस्टर बीन भेजने का बदला ले लिया है, जैसा कि बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। मतलब ये बात बहुत ऊपर तक जा चुकी है, बट एनीवे उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद ही बात कर लेंगे। अभी एक और आज होने वाला है जी, स्टार्ट होने वाला है लॉन्ग मार्च, और बच्चे बड़े खुश हैं, छुट्टी मिल गई उन्हें लाहौर में, आपको पता है? भाई इस किस्म की छुट्टियां हमें नहीं चाहिए। बच्चे तो खुश होते हैं, लेकिन उन्हें क्या ना समझो को हम समझाएं कि ऐसी छुट्टियां नहीं चाहिए और ऐसी छुट्टियां अच्छी नहीं है आपके मुस्तकबिल के लिए। अच्छा जी, इमरान खान 5 महीने की तवील तैयारी के बाद आज लाहौर से लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर रहे हैं, और 25 मई तो आपको याद ही होगा, 25 मई के नाकाम लॉन्ग मार्च के बाद इमरान खान ने 6 दिन बाद वापस इस्लामाबाद आने का कहा था, मगर फिर ऑब्वियसली मौक़िफ़ जो है वो तब्दील कर लेते होते हैं, और उनका कहना था कि वो पूरी तैयारी के साथ ये आखिरी वारदात करेंगे। ये उनके वर्ड्स हैं।
ये जो अब हमारी वारदात होगी इस्लामाबाद पे, ये आखिरी होगी और फैसला कौन होगी। अब राना सनाउल्लाह, अब कान खोल के सुन लो, इस बारी कप्तान पूरी प्लानिंग करके आएगा। मुझे तो पता है राना सनाउल्लाह ने क्या करना है, राना सनाउल्लाह को नहीं पता मैंने क्या करना है। कॉल तब दूंगा जो मेरे मुखालिफ हैं, जब वो समझेंगे कि इमरान खान पीछे हट गया। कॉल तब दूंगा जब मुझे पता होगा कि मेरी एक गेंद से तीनों की विकेटें गिरेंगी। वो जो कॉल होगी वो कॉल आखिरी कॉल होगी। अच्छा जी, लेट्स सी क्या होता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आपको पता ही है, इमरान खान साहब को नाअहल किए जाने के बाद बहुत ही कम लोग बाहर निकले थे, लेकिन खान साहब दावा कर रहे हैं कि अभी तो अन्नी मच जाएगी। अच्छा, अब ये सब कुछ तो हो रहा है। बिल्कुल, और साथ ही आपको याद दिला दें कि वजारत दाखिला ने लॉन्ग मार्च से अदम इस्तेहकाम का खदशा जाहिर कर दिया। और फिर 2 दिन पहले भी आपने देखा ही है कि PTI रहनुमा फैसल वाउटर, जो कि जिनको आप PTI रहनुमा कहना चाहिए क्योंकि शोकॉज नोटिस अपने आप को तो वो कह रहे हैं, मतलब वो तो कहते हैं। और इमरान खान का दिल भी तोड़ा उन्होंने, कल रात उन्होंने बताया है। बिल्कुल, तो उन्होंने भी खदशा जाहिर किया था कि लॉन्ग मार्च में जाने जा सकते हैं। इमरान खान साहब जो मार्च पुरअमन करने जा रहे हैं, ये हमारा जमहूरी हक है और राइट है, लेकिन मैं बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूं कि मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, ये सारी सूरत हाल है। बाय द वे, ना सिर्फ स्कूलों की छुट्टी है, दोस्त हमें मैसेज कर रहे हैं कि हम तो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आज। भाई PCB तक में आपको पता है कि वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, क्योंकि वही तो सराउंडिंग एरिया है सारा, कज़ाफी स्टेडियम, लिबर्टी वाला, वो तो बिल्कुल आसपास ही है, वो सारा सीन हो रहा है। अच्छा जी, मुनीब फारूक हमारे साथ हैं और आज के इस लॉन्ग मार्च के हवाले से मुनीब से भी हम बात करेंगे। मुनीब, सबसे पहले तो ये बता दें कि हर कोई ऑब्वियसली एक ही बात कर रहा है कि जी लॉन्ग मार्च से हुकूमतें नहीं जाती, और इमरान खान फिर 5 महीने बाद ये दूसरा लॉन्ग मार्च जो है ये क्यों कर रहे हैं? तो क्या उनका मकसद महज हुकूमत को गैर मुस्तहकम रखना है, एक टेंशन डाले रखना है, दबाव बरकरार रखें, या फिर वो एक्चुअली एक्सपेक्ट करते हैं इससे कुछ हासिल हसूल होगा? बहुत शुक्रिया उमर अब्दुल्ला। मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है? जी आ रही है। देखिए, इमरान खान साहब का अगर आपने कल रात का वो वीडियो पैगाम सुना है तो आप दोनों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अब इमरान खान साहब ये लॉन्ग मार्च महज हुज्जत पूरी करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि गुज़िश्ता रात उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये हकीकी आज़ादी के लिए कोई हुकूमत गिराने के लिए या बनाने के लिए नहीं है। तो है वो तो शायद कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद खासी हद तक हो चुकी है। अब उन्हें ये पता है कि जो वो करना चाह रहे थे वो तो शायद मुमकिन नहीं है। उनका मकसद एक था कि लोग इकट्ठे करें, एक GT रोड पे शो लगाएं, इस्लामाबाद पहुंचें, रियासत को मजबूर करें, और रियासत या हुकूमत का साथ नहीं देगी या हुकूमत को गर्दन से पकड़ के कहेगी कि चलो भाई इलेक्शन अनाउंस करो, इमरान खान आ गया, सारे डर रहे। ये काम अब कल DG ISI और DG ISPR की जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने उसमें कह दिया है कि अगर हुकूमत हमें किसी भी सूरत हाल में बुलाती है आर्टिकल 245 के मुताबिक आइनी तौर पर, तो हम हुकूमत का साथ देंगे आइनी तौर पर, जो हमारे इदारे का फौज का काम है। अब वो बात तो मुझे वो खारिज इम्कान नज़र आती है कि फौज की तरफ से कोई प्रेशर होगा हुकूमत पे कि आप इलेक्शन कॉल कर दें। लिहाजा फिर इमरान खान साहब अगर हुकूमत गिराने नहीं जा रहे तो ये हुकूमत तो एज वी स्पीक मुझे नहीं 1% भी चांस नहीं लगता कि ये हुकूमत इमरान खान साहब को कोई इलेक्शन। बट अगर लाखों नहीं हज़ारों लोग भी डी चौक पर लेके पहुंच जाते हैं तो वफाकी दारुल हुकूमत आपको पता है चौक हो जाता है, निज़ाम हुकूमत या निज़ाम सरकार नहीं चल पाता। तो हुकूमत क्या करेगी ऐसे में? अगर ज़ाहिर है हज़ारों लोगों से हुकूमत जंग तो नहीं कर सकती और ये सब पाकिस्तानी शहरी हैं, अपना जमहूरी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर रास्ता क्या बचता है? देखिए अब्दुल्ला, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ऑलरेडी इन फील्ड था जो कि 25 मई को आया, 24 मई को गालिबन आया। उसके ऊपर एक कंटेम्प्ट की दरख्वास्त दी गई वफाक की जानिब से। अब वो मोअज़्ज़ज़ मेरे ख्याल में 5 रुकनी बेंच था जिसमें पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के बड़ी मोअज़्ज़ज़ जज साहबान थे। उनमें से 5 में से एक जज साहब जो याह्या अफरीदी साहब हैं, उनको ये लगा वाकई कि इमरान खान साहब ने कंटेम्प्ट की है और बड़ा डिसरिगार्ड किया है सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह फैसले को। बाकी 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान को तमाम तर
रिपोर्ट्स जो कि वफाक से मांगी गई वो दी और बताया गया कि किस तरह इमरान खान साहब ने वायलेट किया, फिर भी वो अभी तक मुतमईन नहीं हुए कि इमरान खान साहब को पता नहीं हुक्म मिला नहीं मिला क्या हुआ। बहरहाल उन्होंने इतना मेहरबानी ज़रूर की कि वफाक को कह दिया कि आप अमन व अमान कायम करने के लिए जो भी इक़दाम उठा सकते हैं आप उठाइए। अब एक बात तो क्लियर है कि डी चौक इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, इजाज़त तो नहीं है वहाँ जाने की। यानी अगर वहाँ कोई जाने की कोशिश करेगा या जाएगा तो वो कानून को वायलेट करेगा। अगर वायलेट करेगा तो फिर 25 मई रिपीट होगा। अगर 25 मई रिपीट होगा तो उसका मैग्नीट्यूड मुझे या आपको नहीं पता वो किस तरह होगा। वो फेल हो जाता है, वो उससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड से आता है। ऑलरेडी हुकूमत जो डी चौक से मुल्हका इलाके हैं उनकी सिक्योरिटी फौज को दे चुकी है 245 के अंदर, तो रेड जोन तो सारा कवर्ड है। ये भी मुमकिन है कि हुकूमत फर्दर असिस्टेंस के लिए फौज को रिक्वेस्ट करे कि आप दोबारा आप जरा डी चौक से आगे भी हमें आपकी मदद की जरूरत है। तो वो तो एक बुरा शो होगा, मैं नहीं समझता और मैं दुआ करता हूँ कि वहाँ ना जाए, इमरान खान साहब भी ना जाएं क्योंकि लेकिन आपको मुनीब ये भी पता है कि इतना मजमा अगर एक लेवल का आ जाए तो उनको कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल होता है और फिर ये जिम्मेदारी भी नहीं लेते जो कि पहले हो चुका है। फवाद चौधरी खुद भी कह चुके हैं कि पिछली बार कुछ लोगों के पास असला था। खैर खान साहब इस मार्च को आखिरी वारदात, ये बहुत बड़े वर्ड्स हैं, बड़े मायने खेज ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, आखिरी वारदात कह रहे हैं, साथ ही फैसल वाउडा आते हैं कहते हैं जी लाशें होंगी तो खून बहेगा। क्या एंटिसिपेट आप कर रहे हैं कि लोगों में should we all be worried about it? बिल्कुल should we be worried people who are not even a part of this march, लेकिन obviously निकलना तो पड़ ही जाता है, टेंशन है थोड़ी सी। देखिए इमरान खान साहब के बयानिए के टेकर्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके फॉलोअर्स हैं, उनके सपोर्टर हैं, वोट हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं है ना कि लोग ना निकले इमरान खान साहब की कॉल पे, लोग निकलेंगे और निकलना भी चाहिए। ये एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज है कि आप चले लॉन्ग मार्च करें, आप काफिले बनाएं, आप जलसे करें, आप तकारीर करें। रियासत को मफलूज करना इज़ अ प्रॉब्लम। अगर तो इमरान खान साहब परेड ग्राउंड या किसी और डेजिग्नेटेड जगह पर जिसको हुकूमत उन्हें देगी वहाँ जाते हैं, लोग इकट्ठे करते हैं, सब कुछ है। अब अगर इमरान खान साहब के हवाले से ये जहन में रखिएगा कि इस वक्त मैं बड़े आपको ये तज्जिया नहीं दे रहा, मैं इंफॉर्मेशन के बेसिस पे कह रहा हूँ कि इतनी तैयारी इस वक्त है वफाक की जानिब से और रियासत के इदारों की जानिब से, मैं फ्रैंकली कहता हूँ फौज की जानिब से, कि अगर इमरान खान साहब बिकम्स अ सोर्स ऑफ नक्से अमन तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ भी कोई सख्त इकदाम लिया जा सकता है, किसी तरह डील किया जाए। कल की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वैसे पीटीआई के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हम आपस में बात कर रहे थे कि बड़े एग्रेसिव होते हैं, थोड़ा डिफेंसिव साउंड कर रहे थे असद उमर एंड द कंपनी। सो आपको लगता है कि उनके जो नीचे टियर की लीडरशिप है या वोटर सपोर्टर है उनका भी स्पिरिट थोड़ा डैम्पन हुआ है कल की डेवलपमेंट के बाद, इवन फ्रॉम इन द टॉप लीडरशिप भी? देखिए बात यह है कि जब आप अक्सर आपने देखा होगा स्कूल में बच्चे शोर मचा रहे होते हैं क्लासरूम में जब टीचर नहीं होता, और अब अगर टीचर की जगह स्कूल का प्रिंसिपल क्लास में आ जाए और वो हो भी बड़ा सख्त, उसकी तारीख भी हो, तो फिर बच्चों को पता चल जाता है ना कि ये तो मामला बड़ा सीरियस हो गया, प्रिंसिपल को बात पता चल गई। तो बस यही हुआ कि कल वो जिसे कहते हैं ना जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, तो कल ऐसे 2 डीजी साहिबान आ गए, उन्होंने उन शरारती बच्चों को कह दिया कि भाई आप इंसान के बच्चे बन जाएं, आपकी सियासी जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, आप तो खैर पंजाबी समझते हैं कि सियासी मंजी आपकी ठुक गई है, तो वो तो अब वो भी है, तो वो जाहिर बात है अब उन्हें इतना पता है कि अब अगर हम मजीद शरारतें करेंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। लिहाजा कल रात को जो इमरान खान साहब का रिन्यूड बयान है कि ये हुकूमत गिराने या हुकूमत बनाने के लिए लॉन्ग मार्च नहीं, ये तो हकीकी आज़ादी है, जो कि वो इस लॉन्ग मार्च में अमेरिका से दिलवा देंगे पाकिस्तान को, वो अच्छी बात है दिलवाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ करने की सकत है, क्योंकि आप देखिए ना जो जितने इनकलाबी हैं हमारे तहरीक इंसाफ के दोस्त, जनाब फवाद चौधरी साहब, जनाब असद उमर साहब, वो सारों की कल ट्यूनिंग हो चुकी थी और उन्हें इस बात का एहसास था, है तो सारे ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के लोग ना, खास तौर पे फवाद चौधरी साहब जैसे, तो उनको ये तो पता है कि उन्होंने तो बड़ा आसानी से स्पिन ऑफ किया कि मैं तो सदमे में हूं अभी। वो सदमे में ही रहेंगे काफी अरसे तक और उसका इम्पैक्ट उन्हें रहेगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये हो जाएगा हमारे साथ। अब अगर वो करेंगे तो एक बात ज़हन में करिए, दैट इज अ डायरेक्ट असॉल्ट, व्हाटएवर दे डू दैट विल बी अ डायरेक्ट असॉल्ट अगेंस्ट द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द स्टेट। उन्होंने कह दिया है कि ठीक है जी आप करें, लेकिन हम आपको फसाद नहीं मचाने देंगे,
अगर आप पहले भी क्लियर कट कहा था आर्मी चीफ ने भी। अच्छा, एक और बात हो रही है, चलें ये बयानिया काउंटर बयानिया, ये जो हमारे इदारों की पॉलिसी अब सामने आई है कि ये कल सवाल भी हुआ कि ये अफराद की हद तक महदूद है या इदारा जाती पॉलिसी है, और क्या इसका मैकेनिज्म है या कौन ये मेक श्योर करेगा कि आने वाला आर्मी चीफ या आने वाला DGISI भी सियासत में मुदाखलत ना करने की इस पॉलिसी पर अमल पैरा रहेगा। सो हाउ होपफुल शुड वी ऑल बी इन पाकिस्तान अबाउट इट? देखिए, तारीख तो कोई हमारी बिल्कुल भी कोई ताबनाक नहीं है, और मैं आपकी अप्रीहेंशन से एग्री करता हूँ, मैं भी उतना ही अप्रीहेंसिव हूँ। ये अगर आप कहें कि इदारे की अहमियत, उसका असर और रसूख कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में वी शुड नॉट बी लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। हाँ, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा, मैं तो जो कल DGISPR और DGISI ने जो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं तो उनके लफ्ज़ों को ही इस वक्त अहमियत दूंगा, और मैं चाहूँगा कि हम उसकी कोई और इंटरप्रिटेशन कम से कम मैं नहीं करना चाहूँगा। अगर उन्होंने कहा है कि ये फैसला उन लोगों ने लिया है, यानी सिर्फ पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने नहीं, उन तमाम अफसरान ने लिया है जिन्होंने अगले 10-15 साल फौज की क़यादत में हिस्सा डालना है, फौज की क़यादत करनी है, अगर वो ये कह रहे हैं तो मैं उनके अल्फाज को अहमियत देता हूँ, और मैं समझता हूँ और हमें उम्मीद भी यही करनी चाहिए और इनकरेज करना चाहिए कि भाई जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो। बहुत शुक्रिया आपका मुनीब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। कल रात इमरान खान साहब का भी आपने बयान सुन लिया रिगार्डिंग लॉन्ग मार्च। सो ही इज़ डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, बिकॉज ऑलरेडी इसकी अनाउंस कर चुके हैं, बता चुके हैं, बट you should not expect anything big out of it, I guess. Well, he's saying ये उनकी आखिरी वारदात वो पहले की बात थी हुमा, वो चंद दिन पहले की बात थी। हाँ, but how long will you take people for a ride? मतलब 2 दिन पहले की बात कुछ और थी। अच्छा, ये मामला कब से शुरू हुआ था? ये मामला तब से शुरू हुआ था जब PCB ने एक वीडियो जारी की थी लड़कों की ट्रेनिंग की, और ये कहा था कि अगले मुकाबले के लिए हम बहुत गियर्ड अप हैं और तैयार हैं। तो एक जिम्बाब्वियन फैन ने लिखा था कि जिम्बाब्वे को बदला लेना चाहिए, हमें जाली मिस्टर बीन भेजने का पाकिस्तान से। अब उसपे ऑनेस्टली पूरी स्टोरी के पीछे बात ये है कि आप ही ने उसको मिस्टर बीन समझा था, हमने कह के तो नहीं भेजा था ना कि ये मिस्टर बीन, ठीक है, ये तो आपकी गलती हुई। तो जल्दी से हमने आप, फिर लोग हैरान हो गए, फिर उसने सारी स्टोरी बताई कि जनाब हमें मिस्टर बीन बता के पाक बीन भेजा गया। अच्छा, अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी ऑल्सो टुक द ह्यूमर इन स्ट्राइड, और उन्होंने जवाबी रिप्लाई किया कि हमारे पास असली मिस्टर बीन ना हो, लेकिन हमारे पास जज्बा असली है और इंशाल्लाह हम कम बैक करेंगे। साथ ही उन्होंने मुबारकबाद भी दी। तो मिस्टर बीन का भी एक मौक़िफ़ सामने आया है। मिस्टर बीन, जिनका नाम असली नाम आसिफ मेमन है, उन्हें पाक बीन के नाम से जाना जाता है, वो कह रहे हैं कि 2016 में एक जिम्बाब्वे के बेस्ड इंडियन ताजिर ने उन्हें बुलाया था और उन्होंने 10 मुख्तलिफ मकामात के दौरे किए थे, वहाँ परफॉर्मेंसेस दी थी और पूरा प्रोटोकॉल दिया गया था, जिसमें बाज़ लोगों ने असली समझ बैठे, बाज़ लोगों को पता लग गया। इन एनी केस ये बड़ा ज़बरदस्त ह्यूमर था जहाँ जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट ने ये ट्वीट किया, और फिर शहबाज शरीफ, आपको पता है उनका भी विट जो है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, तो उन्होंने वहीं ट्विटर पे ही उनको जवाब दे दिया कि हम बाउंस बैक बहुत अच्छा करते हैं। एंड मेरा ख्याल है उसमें ये भी था कि यू विल सी दैट वी विल बाउंस बैक। उन्होंने कहा हमारे पास असली मिस्टर बीन तो नहीं है, लेकिन हमारा जज्बा असली है। हाँ, तो वो बात होगी, लेकिन इस सारे मरहले में मिस्टर बीन देखो जरा दोबारा से मशहूरी होगी। All right, that is it. We're going to see you on Monday.